हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीप्ति संतोष सेंट थॉमस कॉलेज भिलाई से। आज मैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर पेपर 4 सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन से नेशनल और इमोशनल इंटीग्रेशन पे मैं बात करूँगी, यानी राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता पर मैं बात करूँगी। राष्ट्रीय एकता एक ऐसे मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया व एक भावना है जो किसी राष्ट्र अथवा देश के लोगों में भाईचारा अथवा राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं अपनत्व का भाव प्रदर्शित करती है। राष्ट्रीय एकता का मतलब ही होता है राष्ट्र के सब घटकों में भिन्न भिन्न विचारों और विभिन्न आस्थाओं के होते हुए भी आपसी प्रेम, एकता और भाईचारों का बना रहना। यानी राष्ट्रीय एकता ऐसी है जो विभिन्नता में भी एकता है। यानी हमारा देश में इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, जैसे अपने भाषा में विभिन्नताएं हैं, क्षेत्रीयता में विभिन्नताएं हैं और अपनी रहन सहन और बहुत सारी विभिन्नताएं, हमारे खान पान, हर चीज़ में आपको विभिन्नताएं मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे का बना रहना ही राष्ट्र एकता कहा जाता है। इसी तरह भावात्मक एकता का अर्थ उस भावना के विकास से है जो राष्ट्र के विभिन्न जातियों, धर्मों तथा समूहों के लोगों के आपसी भेदभाव को मिटाकर एवं सबको संवेगात्मक रूप से समन्वित राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति अपने पारस्परिक भेदभावों को भूलकर अपने निजी हितों की अपेक्षा राष्ट्र की आवश्यकताओं, आदर्शों एवं आकांक्षाओं को सर्वोपरि समझने लगता है। यानी इसमें भी भावात्मक एकता में क्या है, ये अपनी सारी जो निजी हितें को जो है उसको दूर रखते हुए अपनी राष्ट्र की आवश्यकताओं और आदर्शों एवं आकांक्षाओं को सर्वोपरि सबसे पहला समझने लगता है। इसी तरह भावना के स्तर पर एक देश या राष्ट्र के सभी जनों में एकता का भाव रहना अत्यावश्यक हुआ करता है। ऐसा भाव ही भावात्मक एकता कहलाता है। और प्रत्येक वर्ष यानी भावना के स्तर पर, यानी हमारे राष्ट्रीय एकता के लिए भावात्मक एकता का होना बहुत ज़रूरी है। और प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर यानी 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकता दिवस हमारे देश में मनाया जाता है। इसी तरह हमें पूर्ण रूप से राष्ट्रीय एकता नहीं स्थापित कर सकते जब तक भावात्मक एकता ना हो। यानी इस तरह राष्ट्रीय एकता हमें प्राप्त नहीं हो सकती जब तक हमारे देश में भावात्मक एकता ना हो। अर्थात भावात्मक एकता से ही राष्ट्रीय एकता स्थापित हो सकती है। तो भावात्मक एकता बहुत ज़रूरी है एक राष्ट्रीय एकता के लिए। इसी तरह छोटे स्तर पर घर परिवार में सुरक्षित जीवन जीने के लिए जिस प्रकार एकता या एकत्व का भाव आवश्यक है, विशाल या व्यापक स्तर पर किसी जाति, देश और राष्ट्र के जीवित, प्राणवान और सुरक्षित बने रहने के लिए एकता रहना पहली या बुनियादी शर्त है। इसी कारण समझदार और अनुभवी लोग प्रत्येक स्तर पर एकता बनाए रखने की बात कहा करते हैं। केवल कहते ही नहीं, आचरण व्यवहार में भी ढाला करते हैं। भारतीय संविधान वस्तुतः भावनात्मक एकता की गारंटी है। यानी हमारी जो भारतीय संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसमें भावात्मक एकता को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है और उसकी गारंटी देते हैं। हमें प्रांतीयता, सांप्रदायिकता तथा जातीयता की संकीर्णता से ऊपर उठकर भारतीय नागरिकों के बीच भावात्मक एकता की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे हम अपनी विभिन्नताओं को रखते हुए भी एक सुदृढ़ एवं सबल भारतीय राष्ट्र का निर्माण कर सके। यानी हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन सकते हैं या एक सुदृढ़ राष्ट्र बन सकते हैं जब हम प्रांतीयता यानी रीजनलिज्म, सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म और जातीयता यानी कास्टिज्म की ये जो नैरो थिंकिंग है, ये सबसे संकुचित जो सोच है, इस सबसे ऊपर उठ सके, तब हम एक अच्छा
सुदृढ़ राष्ट्र, भारतीय राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। चलिए हम ये बात कर सकते हैं कि शिक्षा तथा भावात्मक एकता का क्या संबंध है, यानी शिक्षा का क्या भूमिका है, शिक्षा क्या कर सकती है एक भावात्मक एकता बनाए रखने के लिए। यदि किसी राष्ट्र में कोई परिवर्तन करना हो तो यह आवश्यक है कि उस राष्ट्र की जनता के मस्तिष्क को बदल दिया जाए, पर जनता के मस्तिष्क को बदलने का केवल शिक्षा ही एक महत्वपूर्ण साधन है। तो शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिससे जनता की सोच को हम बदल सकते हैं। यानी अगर हम एक समाज में अच्छी परिवर्तन लाना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा द्वारा ही हो सकती है। शिक्षा ही एक जनता के सोच को व्यापक बना सकता है, वो सकारात्मक सोच में बदल सकती है। हमारी शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह भारतवासियों में ऐसी भावात्मक एकता का संचार करे जिससे वे अपनी जाति, धर्म, वर्ग तथा क्षेत्र की संकीर्णता पर उत्पन्न होने वाली भेदभावों को भूलकर संपूर्ण भारत को अपना देश समझने लगे और समस्त भारतीयों को अपना भाई। ऐसी शिक्षा में राष्ट्रीय एकता की भावना अवश्य विकसित होगी, जिसके परिणाम स्वरूप संकीर्णता एवं भ्रष्टाचार का अंत हो जाएगा और राष्ट्र दिन प्रतिदिन उन्नति के शिखर पर चढ़ता रहेगा। इस तरह से भावात्मक एकता को विकसित करने के लिए शिक्षा परम आवश्यक है। अतः भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सन 1961 में एक भावात्मक समिति स्थापित की, जिसका उद्देश्य ऐसे सुझावों को देना था जिनसे सभी विघटनकारी प्रवृत्तियों का अंत हो। तो हम अभी पढ़ेंगे कि ये जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जो 1961 में भावात्मक समिति यानी इमोशनल इंटीग्रेशन की जो कमेटी जो बनाई है, उसका उद्देश्य जो है सुझावों को देना था जो इन प्रवृत्तियों को अंत करे। तो हम इस कमेटी के सुझावों के बारे में आगे पढ़ते हैं। क्या सुझाव ये कमेटी ने दी, यानी भावात्मक एकता समिति के क्या क्या सुझाव थे। पहला क्या था, पाठ्यक्रम का पुनर्रचना। पाठ्यक्रम का पुनर्रचना में पहला उसके अंतर्गत क्या गया, प्राथमिक स्तर में क्या क्या ये किया गया, पुनर्रचना की गई है। तो राष्ट्रीय गीत तथा अन्य राष्ट्रीय गानों, कविताओं तथा कहानियों का प्रोत्साहन किया जाए। तो राष्ट्रीय गीत तथा अन्य राष्ट्रीय गानों, कविताओं तथा कहानियों का प्रोत्साहन किया जाए। इस तरह से माध्यमिक स्तर में क्या कहा गया, सामाजिक अध्ययन, भाषा तथा साहित्य, नैतिकता तथा धार्मिक निर्देशन एवं सामग्री क्रियाओं को प्रमुख स्थान दिया जाए। तो ये सब आपके सिलेबस में इंक्लूड किया जाए। इसी तरह विश्वविद्यालय स्तर में उन्होंने क्या सुझाव दिए, विभिन्न भाषाओं, साहित्यों तथा कलाओं एवं सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन पर बल दिया जाए और इसी तरह शिक्षकों तथा छात्रों को देश के विभिन्न स्थानों में भ्रमण करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए। ये छात्रों और शिक्षकों को देश के विभिन्न स्थानों में भ्रमण करने के लिए क्यों प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि वो उस देश के और उस स्थान के बारे में ज़्यादा समझ पाए, लोगों से मिलजुल पाए और अपनी जो बोलते हैं कल्चरल एक्सचेंज भी हो पाए। इसी तरह अगला सुझाव जो पहला पाठ्यक्रम का पुनर्रचना उनका सुझाव था, दूसरा उनके अंतर्गत हमने प्राथमिक, माध्यमिक और विद्यालय स्तर के बारे में सीखा। अब अगला क्या है, पाठ्य पुस्तक, यानी वर्तमान पाठ्य पुस्तक में संशोधन एवं सुधार किया जाए, यानी रिवाइज्ड बुक्स होने चाहिए, काफ़ी अमेंडमेंट्स होने चाहिए, यानी संशोधन एवं सुधार किया जाए। यानी ऐसे पाठ्य पुस्तक हो जिसमें नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करें, जिसमें कम्युनलिज्म यानी जो ये है प्रांतीयता और रीजनलिज्म और ये सब जो है कास्टिज्म, ये सबको डिमोट करे, जिसको वो ये नहीं करे, एनकरेज ना करे, उस टाइप के रिवाइज्ड बुक्स होने चाहिए और जिसमें आपके इतिहास के बारे में भी बताया जाए, आपके देश के इतिहास के बारे में भी ज़्यादा एम्फोसिस किए और नेशनल लीडर्स के बारे में एम्फोसिस किया जाए, है ना। और तीसरा जो है
पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं या पाठ्यक्रमी सहगामी क्रियाएं, यानी विभिन्न स्तरों पर उपर्युक्त विषयों के अतिरिक्त, यानी जो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स है, एकेडमिक सब्जेक्ट्स है, उसके अतिरिक्त ऐसी सहगामी तथा सांस्कृतिक क्रियाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए जिन्हें राष्ट्र के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण समझा जाता है। यानी को कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए और जिसमें आपका टीम वर्क भी होना चाहिए, एट द सेम टाइम आपका नेशनल इंटीग्रेशन को प्रोत्साहन करें, है ना, प्रमोट करें, इस तरह से होना चाहिए। और चौथा जो ये समिति का जो सुझाव था वो था भाषा, यानी समिति भाषा के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए। उनमें से क्या है पहला सुझाव कि यानी कुछ क्षेत्रों में रोमन लिपि के प्रयोग की आज्ञा दी जाए, यानी कुछ क्षेत्रों में रोमन लिपि के प्रयोग की आज्ञा दी जाए जिससे हिंदी के ज्ञान में वृद्धि हो सके। यानी लिखावट, रोमन लिपि क्या होता है? लिखावट का वो तरीका है जिसमें अंग्रेजी साहित्य, पश्चिमी व मध्य यूरोप की सारी भाषाएं लिखी जाती है, जैसे जर्मन, फ्रांस, ये सब जो भी है, डच, स्वीडिश, और ये हमेशा बाएं से दाएं तरफ लिखी जाती है। इस तरह से संपूर्ण राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग किया जाए। इसी तरह विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी का अधिक से अधिक अध्ययन किया जाए और भाषा के संबंध में नीति का निर्माण करते समय अल्पसंख्यकों का विशेष ध्यान दिया जाए। यानी ये अल्पसंख्यकों का जो है भाषा के संबंध में जो भी आप नीति का निर्माण करते समय अल्पसंख्यकों का विशेष ध्यान रखा जाए। क्षेत्रीय भाषा तथा हिंदी शब्दकोश तैयार किया जाए, ये भी बहुत ज़रूरत है। क्षेत्रीय भाषा तथा हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया जाए तथा हिंदी को पाठ्य पुस्तक के क्षेत्रीय लिपि में लिखी जाए। अब ये भाषा से रिलेटेड हो गया, जिससे लोग को कम्युनिकेशन इजी हो जाएगा और ये इमोशनल और नेशनल इंटीग्रेशन को प्रोत्साहन करेगी। अब आते हैं उनके अगला सुझाव जो है, अन्य सुझाव जो देते हैं वो क्या है? स्कूल और कार्यक्रम आरंभ होने से पूर्व प्रार्थना अथवा दैनिक असेंबली होनी चाहिए। इस असेंबली में शिक्षकों अथवा बाहर से आमंत्रित किए हुए महापुरुषों द्वारा नैतिक अथवा लोगों के रहन सहन के विषय में रोजाना लगभग 10 मिनट भाषण हो। ओके, और स्कूल का प्रत्येक बालक अपने राष्ट्र की सेवा की प्रतिज्ञा ले। तो इस तरह से जो है जो असेंबली होनी चाहिए, असेंबली में कम से कम 10 मिनट कुछ महापुरुषों या तो नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड या अपनी नेशनल यूनिटी को जो यानी राष्ट्रीय एकता या इमोशनल या तो फिर भावात्मक एकता को जो ये करे, एनकरेज करे, वैसे कुछ अपनी ये जो है उसके बारे में बोलने वाला वक्ता कोई ऐसा होना चाहिए जो उसके बारे में बताए या समझाए, या कुछ अच्छी नेशन से रिलेटेड बातें होनी चाहिए अपने असेंबली में भी। और अगला जो है हम बात करेंगे, तो ये थे हमारे सुझाव। ये जो थे हमारे सुझाव थे किससे रिलेटेड? आपके इमोशनल इंटीग्रेशन जो है भावात्मक एकता कमेटी ने जो अपनी ये रखी थी, सुझाव रखे थे, उसके बारे में हम बात कर चुके। चलिए हम बात करते हैं अब राष्ट्रीय भावात्मक एकता में बाधाएं। क्या क्या बाधाएं हैं, यानी बैरियर्स, यानी ऑब्स्टेकल्स क्या क्या हैं? पहला जो है वो है जातिवाद। ये जातिवाद जो है ये पहला ऑब्स्टेकल माना जाता है। ये जो है यानी इसको हम कास्टिज्म भी कहते हैं। यानी जिस प्रकार राष्ट्र में धर्म तथा जाति का जितना पक्षपात पाया हो, वहीं राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना यदि असंभव नहीं तो कठिन हो जाएगा। यानी जिस राष्ट्र में धर्म तथा जाति का पक्षपात है, यानी कोई कास्ट जाति को लेके जो ऊंच नीच होती है, उस वहाँ पे राष्ट्रीय एकता बहुत दिक्कत होगी, यानी बहुत मुश्किल से ही पाई जाएगी राष्ट्रीय एकता, है ना, सब टूट सकते थे। दूसरा है सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म। और हमारे देश में जो है हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि अनेक संप्रदाय पाए जाते हैं। इस सभी संप्रदायों में आपसी विरोध तथा घृणा की भावना के कारण राष्ट्रीय एकता
जो है खतरे में पड़ सकती है। ये सांप्रदायिकता के कारण जो है सब अपने अपने जो है इसको रिलीजन को ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, तो उससे क्या है कम्युनल राइट्स होते हैं, यानी सांप्रदायिकता बढ़ सकती है। इसके कारण क्या है सब जो है आपसी विरोध तथा घृणा की भावना उत्पन्न हो सकती है, सब अपने आप को ही उच्च मानते हैं। तो फिर तीसरा जो है प्रांतीयता यानी रीजनलिज्म, और या इसको प्रोविंशियलिज्म भी कह सकते हैं। यानी प्रांतीयता भी भारत की राष्ट्रीय एकता के मार्ग में जो है बहुत बड़ी बाधा है। नए राज्यों की मांग की जा रही है वहाँ, और प्रत्येक राज्य यह चाहता है उसका केंद्रीय सरकार पर सिक्का जमा रहे। इसे राष्ट्रीय एकता एक जटिल समस्या बन गई है। मतलब सब जो है नए राज्य की मांग कर रहे हैं, सब अपने अपने रीजन को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं, अपने क्षेत्र को इम्पोर्टेंट समझते हैं, और वो सबसे अलग और अपना अलग ये करना चाहें, मतलब एक राज्य बनाना चाहते हैं। तो ये भी जो है प्रांतीयता को ये के कारण जो है आपका ये है राष्ट्रीय और भावात्मक एकता में बहुत बड़ी बाधा बन के खड़ी रहती है। इसी तरह राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी, अपना देश जो है प्रजातांत्रिक देश है यानी डेमोक्रेटिक जो है कंट्री है, इसमें जो है मल्टी पार्टी रहती, बहुत सारी पार्टीज मिलेंगे इस, यानी राजनीतिक दल बहुत स्वतंत्रता पश्चात जो है हमारे देश में विभिन्न दलों का निर्माण भी हुआ था, है ना। तो जो राष्ट्रीयता से दूर कर रही है, यानी जाति धर्म तथा संप्रदाय एवं क्षेत्र के आधार पर जनता को ये लोग क्या कर रहे हैं, गुमराह कर रही है, जो राष्ट्रीय एकता की समस्या बनी हुई है। फिर हम बात करेंगे भाषाएं के बारे में, ये यानी इसको हम लिंग्विज्म भी कहते हैं। सब अपनी अपनी भाषाएं को ज़्यादा महत्व अपनी भाषाओं को ज़्यादा महत्व बताते हैं। यानी हमारे देश में जो विभिन्न भाषाएं पाई जाती है, ये सभी भाषाएं राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधा बन के खड़ी है। यानी सभी भाषा संबंधी वाद विवाद का अंत करके संपूर्ण राष्ट्र के लिए केवल एक ही भाषा को स्वीकार करने से ही इसका उपाय मिल सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बाधा है। फिर क्या है सामाजिक विभिन्नता। सामाजिक विभिन्नता यानी सोशल डिफरेंसेस। ये सोशल डिफरेंसेस क्या है, सोशल क्लास स्टेटस या तो फिर कास्ट के कारण हो रहा है, यानी ऊंच नीच जाति जो है अपने देश में जो पहले से ही जो बहुत प्रचलन चला आ रहा है, इसके कारण क्या है इतनी डिफरेंसेस जो होती है, इसके कारण जो इमोशनल इंटीग्रेशन यानी भावात्मक एकता तो रहेगी नहीं, और जो सीधे सीधे राष्ट्रीय एकता पर असर करेगी, बुरी असर कर सकती है, यानी और बाधा बन के खड़ी हो सकती है। फिर है आपका आर्थिक विभिन्नता यानी अमीर और गरीब, यानी इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक डिफरेंसेस है अमीर और गरीब के, रिच एंड पुअर, यानी गरीब है तो इतने गरीब है कि उनको खाने के लिए भी नहीं है, और अमीर है कि वो इतनी अमीर है कि बस मतलब कोई लिमिटलेस वेल्थ रहती है उनके पास। तो ये जो है बहुत बड़ी डिफरेंसेस के कारण भी जो है इसमें बहुत भ्रष्टाचार भी शुरू हो सकती है कि गरीब लोग जो किसी भी लिमिट तक, किसी भी एक्सटेंट में भ्रष्टाचार करने के लिए, अपने पेट के लिए कोई भी प्रकार के भ्रष्टाचार करने के लिए तैयार है, जिससे वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इसीलिए एंटी नेशनल मतलब बिल्कुल ही देश के विरुद्ध कुछ कार्य में इंक्लूड हो सकते हैं कुछ पैसों के लिए। तो ये जो है आर्थिक विभिन्नता जो है राष्ट्रीय एकता में बाधा बन के खड़ी हो सकती है। फिर अगला जो है नेतृत्व का अभाव यानी लैक ऑफ लीडरशिप। अपनी देश जो है प्रजातांत्रिक देश है यानी डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें जो है लीडरशिप यानी नेता बहुत बड़ा भूमिका निभाती है। ऐसे प्रजातांत्रिक देश में एक अच्छे नेता का होना बहुत ज़रूरी है, जो सही सही गाइडेंस दे, जो देश को ना तोड़े, देश के हिसाब से उसको एकजुट होके सारे लोगों को यूनाइटेडली उसको गवर्न कर सके। तो नेतृत्व का अभाव से भी जो है हमारा भावात्मक या राष्ट्रीय एकता में बाधा बन सकती है। इसी तरह आधुनिक शिक्षा जो है मॉडर्न एजुकेशन, ये मॉडर्न एजुकेशन में मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मॉडर्न शिक्षा में जो है कभी कभार हम जो नेशनल इंटीग्रेशन या इमोशनल इंटीग्रेशन को लेके ज़्यादा एम्फेसिस दे नहीं रहे हैं, कभी कभी उसके बारे में ज़्यादा भूल जाते हैं, मतलब उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं जितना कि हम अपने एकेडमिक सब्जेक्ट्स को, जो कि हम जो अर्निंग जो ये रहता है आगे जाके जो हमको
काम दिला सके, या तो फिर जैसे एकेडमिक सब्जेक्ट्स जिससे हम अपनी करियर बनाने लायक कुछ सब्जेक्ट्स में ज़्यादा एम्फोसिस देने पे हम कहीं ना कहीं राष्ट्रीय भावता और एक भावात्मक यानी भावात्मक एकता या राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए जो भी कार्य करने चाहिए स्कूल्स कॉलेजेस में, उसको सब थोड़ा पीछे छोड़ जाते हैं। उसकी भावनाएं बच्चों तक पहुंचाने में थोड़े पीछे रह जाते। इसीलिए ये आधुनिक शिक्षा भी कभी कभी जो है ये कंपटीशन के चक्कर में जो है ये सब चीज़ों को पीछे डालती है, और जिससे कि हमारी राष्ट्रीय और भावात्मक एकता में बाधाएं बन के खड़ी हो जाती हैं। चलिए अब हम सीखते हैं राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा के क्या उद्देश्य और सुझाव है। क्या क्या उद्देश्य और सुझाव दिए हैं। यानी ये राष्ट्रीय एकता बनाए रखना बहुत ज़रूरी, लेकिन उसके लिए एक सुझाव होने से हम उस पर अमल कर सके। सभी बालकों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराया जाए। यानी जो भी हमारे देश के बालक ऐसे हैं जो उनको ज़रूरी नहीं कि सारे पहलुओं के बारे में पता हो, तो इसके बारे में पता रहनी चाहिए और वो अपने देश के विभिन्न पहलुओं को लेके वो गर्व कर सके, है ना। तो फिर दूसरा क्या, बालकों को स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में प्रमुख घटनाएं का ज्ञान करा जाए। यानी जो भी स्वतंत्रता प्राप्ति हुई है, जो भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स हुए हैं, उसमें अलग अलग घटनाएं जो भी हुए हैं वो सब के बारे में, जैसे हमने ये क्या बॉयकॉट मूवमेंट किया था, है ना, दांडी मार्च किया था, है ना, स्वदेशी मूवमेंट किया था, ये सारे मूवमेंट से जो है उनको अपने देश के प्रति जो है लगाव रहेगी। तो इनके बारे में उनको एक नॉलेज होनी चाहिए। फिर तीसरा जो है, स्कूल के पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों की जांच की जाए। मतलब स्कूल में जो पढ़ाई पुस्तकें हैं उसकी जांच ज़रूरी है, क्योंकि उसमें कोई सांप्रदायिकता, जातिवादिता इसको एनकरेज करने वाली बात ना हो। इसी तरह अपने देश के इतिहास को मतलब थोड़ा ग्लोरीफाई करके जो बोल रहे, थोड़े अच्छा करके जो बताने वाले पुस्तकें ही अपने स्कूल्स में होनी चाहिए। इसी तरह राष्ट्रीय एवं लोकप्रिय मेलों एवं त्योहारों में भाग लें। यानी नेशनल एंड लोकप्रिय, यानी ये जो बोलते नहीं है फोक, मतलब जो भी आपके रीजनल मेले जो लगते हैं, यानी जो भी अलग अलग प्रांतों से जो मेले लगते हैं, तो ऐसे मेलों एवं त्योहारें जो हैं, एग्जीबिशंस भी लगते हैं, जो त्योहारें होते हैं, फेयर्स होते हैं, उसमें भाग लेने का एक फैसिलिटी बनाए दें। और इसी तरह नाटकों तथा वाद विवादों का आयोजन किया जाए। ड्रामाज एंड डिबेट्स जो नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, उसका भी आयोजन किया जाना चाहिए, इसको थोड़ा सा प्रमोट करने। इसी तरह राष्ट्रीय एकता को विकसित करने के लिए फिल्में तथा समाचार पत्रों एवं रेडियो का प्रयोग किया जाए। यानी मास मीडिया जो है ये बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ऐसी फिल्म बननी चाहिए और ऐसे समाचार पत्रों में ऐसे खबर रहनी चाहिए, और रेडियो के द्वारा हम इमोशनल एंड नेशनल इंटीग्रेशन को बहुत बढ़ा सकते हैं, पैट्रियोटिज्म इंक्रीज कर सकते हैं हमारे देश के लोगों में, है ना। जैसे तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, मास मीडिया जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसे विघटनकारी प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए विशिष्ट फिल्म में तैयार की जाए। मतलब ये जो है जो विघटनकारी प्रवृत्तियां जो है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और जो भी एक्टिविटीज़ जो है, इनको रोकने के लिए विशिष्ट स्पेशल नेशनलिस्ट मोमेंट्स वाले कुछ ऐसे पैट्रियोटिक फिल्म्स बननी चाहिए, जिससे हमारे देश में लोगों को अपने देश के प्रति लगाव और प्यार हो। इसी तरह सरकारी पदों पर नियुक्तियां जो है, अपॉइंटमेंट्स जो है गवर्नमेंट जॉब्स में जो होती है, धार्मिक, प्रांतीयता तथा जातीयता एवं सांप्रदायिकता आधारों पर ना की जाए। यानी आपके जो जॉब अपॉइंटमेंट्स जो है, जॉब जो भी है, जो नौकरियां जो हैं, वो आपके रिलीजियस यानी रीजन और कास्ट के बेसिस पे कभी नहीं होना चाहिए, है ना। इससे जो है अपनी सिक्योरिटी नहीं रहती, नेशनल सिक्योरिटी नहीं बनी रहेगी। और फिर जो है अलग अलग स्तर में कैसे सुझाव दिए गए हैं राष्ट्रीय एकता के लिए। तो पहला है प्राथमिक स्तर पर जो है निम्नलिखित कार्यक्रम होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर? पहला है राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय चिन्ह तथा राष्ट्रीय पक्षी, पुष्प आदि का ज्ञान करा जाए बच्चों को। ये सब जो है राष्ट्रीय ध्वज जो है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय चिन्ह है और राष्ट्रीय पक्षी है, ये सब आदि जो है नेशनल सिंबल्स और एम्बलम्स जो है, ये सबसे बच्चों
का परिचित होना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय पर्व मनाया जाए, मतलब नेशनल फेस्टिवल्स मनाया जाए, यानी स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस यानी रिपब्लिक एंड इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती ऑल्सो, ये सब भी मनाना चाहिए। इसको मनाने बीच बीच में इसको ये सेलिब्रेशन से ही बच्चों में एक स्पिरिट डेवलप होती है, नेशनलिस्टिक स्पिरिट। और बाल दिवस, शिक्षक दिवस तथा महापुरुषों के जन्म मनाया जाना चाहिए, यानी बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, और इसी तरह महापुरुषों के जन्म यानी बर्थ एनिवर्सरीज ऑफ ग्रेट लीडर्स, नेशनलिस्ट लीडर्स, इन लोगों का भी जो है मनाया जाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि एक राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीयता बनाए रखें और राष्ट्र से लगाव बना पाए। इसी तरह महान व्यक्तियों के जीवन से परिचित कराया जाए, यानी उनकी जो बायोग्राफी है, महान व्यक्तियाँ जो लीडर्स है, जो नेशनलिस्ट फ्रीडम फाइटर्स है, ये सब जो महान व्यक्तियाँ जो हमारे देश के लिए कार्य किए हैं, उनके जीवन के परिचय कराया जाए कि किस तरह वो बहुत ही एडवर्स कंडीशंस में भी वो अपने देश के लिए और समाज के लिए सोच के अपनी देश को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा, या देश की स्वतंत्रता के लिए उनका कितना बड़ा हाथ है, उनके बारे में भी जान सकेंगे। इसी तरह लोकगीतों तथा कहानियों पर विशेष बल दिया जाए। ये जो है ना, हमारे देश में जो अलग अलग रीजन्स, अलग अलग कल्चर जो है, इसको ना प्रमोट करना चाहिए, एक दूसरे को रेस्पेक्ट देना चाहिए, एक दूसरे का जो फोक गीत सॉन्ग्स है, फोक डांस है, ये सब जो है, और कहानियाँ जो है एक एक प्रांतों का, इसको इतना ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, प्रोपेगेंडा देना चाहिए कि सब इसको एनकरेज करे और सब इसको पसंद करे, है ना। तो हम एक दूसरे के लोग वैसे है भी, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ये सब के कारण क्या है, हम अपने ही प्रांत के ही नहीं करते हैं। जैसे हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो लेकिन छत्तीसगढ़ के ही लोकगीत को ही हम पसंद नहीं करते। कभी कभी हम झारखंड का भी पसंद कर लेते हैं, कभी कभी हम उड़ीसा का भी मतलब आसपास, यानी कहीं के भी, इवन साउथ के भी जो लोकगीत है, फोक डांस एंड फोक सॉन्ग्स एंड जो कहानियाँ हैं, उसको हम बहुत एनकरेज करते हैं और हम सबको बहुत ज़्यादा ही उसको अप्रिशिएट करते हैं और पसंद करते हैं। तो ये सब भी जो है बहुत बढ़ाती है अपनी इसको क्या बोलते हैं, नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन, यानी राष्ट्रीय और भावात्मक एकता को बढ़ाने वाली कारक बनते हैं। इसी तरह अपन बात करते हैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों की कहानियाँ सुनाई जानी चाहिए। अलग अलग क्षेत्र जो है उसके पीछे भी कोई ना कोई इतिहास होता है, उनके भी अलग अलग कहानियाँ उसके पीछे रहती है, तो इसको भी सुनाया जाए, इनका भी ज्ञान होना चाहिए ताकि हमको उन क्षेत्रों से लगाव बढ़े। इसी तरह सामाजिक जीवन का सरल परिचय दिया जाए। सामाजिक जीवन जो है उसका भी सिंपल जो है इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, किस सोशल लाइफ जो होनी चाहिए उसके बारे में भी सब में इंक्लूड होना चाहिए। अब क्या है अगला सुझाव, जो माध्यमिक स्तर पर निम्नलिखित कार्यक्रम क्या क्या होना चाहिए, है ना, सेकेंडरी लेवल पे बालकों को भारत के सामाजिक तथा सांस्कृतिक इतिहास का ज्ञान कराया जाना चाहिए, यानी इसमें भी सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास यानी सोशल एंड कल्चरल जो अपना हेरिटेज है उसके बारे में बताना ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों की सामाजिक दशाओं तथा विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान कराया जाए। भारत के आर्थिक विकास का ज्ञान कराया जाए, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उसके बारे में भी बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए। कहाँ तक इंडिया के पास क्या क्या रिसोर्सेस है, कि किस तरह के रिसोर्सेस है और इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ये सब भी इन सब का भी नॉलेज होना चाहिए। इसी तरह बालकों में राष्ट्र चेतना विकसित की जाए, है ना। तो ये राष्ट्र चेतना जो है, एक नेशनल पैट्रियोटिक फीलिंग जो है वो बच्चों में होना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीयता के संबंध में महापुरुषों के व्याख्यान करा जाए, मतलब जो भी है महापुरुष जो भी है, नेशनल लीडर्स जो हैं, उनसे रिलेटेड जो है उनके बारे में हम बताएं बच्चों को। राष्ट्रीय भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। जो भी राष्ट्रभाषा है, जो हिंदी है, उसको हम मैक्सिमम यूज़ करने की कोशिश करें। अब विश्वविद्यालय स्तर पर क्या है कि छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों की भाषाएं, साहित्यों तथा संस्कृतियों को तुलनात्मक अध्ययन करने का अवसर प्रदान करना। युवक जो है, मतलब ये जो है विभिन्न क्षेत्रों के जो है साहित्य और भाषाएं तथा संस्कृति जो है, कल्चर जो, ये सब के बारे में कंपैरेटिव स्टडी कर पाए। ये सब उनका एक
पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी दे, और युवक उत्सवों का आयोजन किया जाए और भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करे। युवक उत्सवों मतलब यूथ फेस्टिवल्स का ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि और पार्टिसिपेट भी कर सके, और इसमें हम उनको एनकरेज करें ये सब करने के लिए। इससे क्या है, हम एक दूसरे के कल्चर या संस्कृति को हम रेस्पेक्ट देना सीखेंगे, एक दूसरे का संस्कृति के बारे में सीखेंगे, समझेंगे और उनका रेस्पेक्ट भी हम कर सकेंगे। इसी तरह तीसरा है अध्ययन गोष्ठियाँ तथा विचार गोष्ठियाँ आयोजित की जाए और विभिन्न विद्यालयों के बालकों को भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करें। ये जो कॉम्पिटिशन्स एंड गोष्ठियाँ जो है इससे भी जो है बहुत कल्चरल जो ये है पैट्रियोटिज्म ये सब जो है डेवलप कर सकते हैं। इससे क्या एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के कल्चर से, एक दूसरे के जो ये है हमारे जो विभिन्नता है में एकता बढ़ाने का काम कर सकती है। जो हम जितने भी डाइवर्स हो, जितनी भी डाइवर्सिटी है हमारे देश में, हम उसको हम एनकरेज कर सकते हैं। एक कहावत है, जैसे बोलते हैं ना, हमारे जो देश में विभिन्नता में जो एकता है वही हमारी देश की जो है एक इम्पॉर्टेंट और एक स्पेशल फीचर है हमारी देश की। जो हम जो कहते हैं कि जो भी है डाइवर्सिटीज़ है, जो भी विभिन्नताएं हैं, हमारी जो है बेसिक चीज़ क्या होती है, हमारी जो है बेसिक है यूनिटी, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। जितने भी अलग अलग भाषाएं बात करते हैं हमारे देश के प्रांत के लोग, है ना, मतलब दे स्पीक विथ मेनी टंग्स, मतलब अलग अलग भाषाएं बोलते ज़रूर है, लेकिन हमारे देश के लोगों का दिल एक है, एक जैसा है। ओके, तो इस तरह से मैं ये टॉपिक को कवर करती हूँ एंड आई होप, और मैं समझती हूँ कि सबको समझ में आ गया है, मैं सारी चीज़ को कवर कर चुकी हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।